हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बातचीत की, मानक अपचयन विभव के बारे में बातचीत की डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे पता चलती है, तो बाह्यतम कोश के जो एस उपकोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो देख लेते हैं। अगर बाह्यतम कोश के एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 होगी, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी। सिंपल सी कहानी है। ध्यान कहाँ देना है? स्कैंडियम में। वो जो पूरी की पूरी फैमिली है थर्ड बी, वहाँ पर आपको न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 नहीं मिलती। स्कैंडियम फैमिली में डायरेक्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई देती है। कारण 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्कैंडियम अक्रिय गैस विन्यास ग्रहण कर जाता है। अक्रिय गैस विन्यास से हमने क्या सीखा था वहां पर कि भाई स्थायित्व तो देखना हो ऑक्सीकरण अवस्था का, तो कुछ चीजें तो देख ही सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? अक्रिय गैस विन्यास, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, या फिर D5 या फिर D3। ये कुछ चीजें थी जहां से आइडिया लगाया जा सकता है कौन ज्यादा स्थायी होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं मैग्नीज +2 मैग्नीज +3 ज्यादा स्थायी कौन होगा, तो मैग्नीज +2 में D5 आएगा, मैग्नीज +3 में D4 आएगा। ऑब्वियस सी बात है मैग्नीज +2 ज्यादा स्थायी होगा। आपसे मैं पूछूं आयरन +2 आयरन +3 में कौन ज्यादा स्थायी होगा, आयरन +2 में D6 आता है और आयरन +3 में D5 आता है। ऑब्वियस सी बात है आयरन +3 ज्यादा स्थायी होगा। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए, समझाइए ऐसा क्यों है। तो आप बोल सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में केवल और केवल बाह्यतम कोश के एस या फिर पी उपकोश के एस उपकोश के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इसमें बाह्यतम कोश का एस उपकोश उसके इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, उसके साथ साथ जो उपांतिम कोश होता है उसके डी उपकोश के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई देती हैं। तो कारण क्या लिखोगे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का, कि NS के साथ साथ N-1 डी उपकोश के इलेक्ट्रॉन भी बंध निर्माण में भाग ले जाते हैं, और यही वजह है कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। मानक अपचयन विभव कहाँ अधिक ऋणात्मक होता है? जहां ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो बहुत ज्यादा हो। वो ऑक्सीकरण अवस्था जिसका आप अपचयन सोच रहे हैं, जिसके लिए आप अपचयन विभव लिख रहे हैं, ठीक। ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज्यादा स्थायी होगी मानक अपचयन विभव उतना ज्यादा आपको ऋणात्मक मिलता जाएगा। धातु उतनी अच्छी अपचायक होगी, है ना। हालांकि हमने देखा है कि 3D सीरीज में कॉपर को छोड़ दिया जाए तो बाकी धातुएं अच्छी अपचायक हैं। कॉपर कुछ गिने चुने केस ही हैं जहां पर अपचायक की तरह काम करता है, बाकी तो नहीं करता। अच्छा, +3 आयन में भी कई बार पूछ लेते हैं, याद रख सकते हो, है ना। आप तो बस इतना याद रखो कि क्रोमियम +3 के इधर जितने भी +3 आयन हैं, ठीक है ना, यहाँ जितने भी M+3 आयन हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यानी ये +3 से किस में जाने की कोशिश करेंगे, +4 में जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि स्कैंडियम नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्कैंडियम ले दे के एक ही ऑक्सीकरण अवस्था पे टिका रहता है, वो है +3। और क्रोमियम के बाद वाले जो आपके +3 आयन दिखाई देंगे, इनके ये सारे के सारे +3 आयन किसकी तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइटेनियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है, +4 में कन्वर्ट होगा। मैं आपसे पूछूं कोबाल्ट +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है, ये +2 में कन्वर्ट होएगा। क्लियर। सो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रख लेने चाहिए, जो आपके लिए काम के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ और फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये मानक अपचयन विभव +3 में चाहिए तो कम से कम एक ऑर्डर तो आप याद कर ही लें, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट।
ये क्या किस चीज़ का ऑर्डर है? ये ऑर्डर है बेटा E0 m+3 से m+2 का मानक अपचयन विभव। कोबाल्ट के लिए ये सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखाई देती है, यानी कोबाल्ट सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा इन तीनों में, और सबसे कम वैल्यू किसके लिए दिखाई देती है? आयरन के लिए। तो आयरन इन तीनों में उतना अच्छा अपचायक नहीं माना जाए। मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर काफ़ी कुछ समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे के फैक्ट देखते हैं। मानक ऑक्सीकरण अवस्था, मानक अपचयन अवस्था, मानक ऑक्सीकरण विभव मानक अपचयन विभव, इनके बारे में हमने बातचीत की और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचाने। अब चाहिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर सारा का सारा कंसेप्ट धात्विक बंध का है। धात्विक बंध वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार समझ लें। जैसे क्षारीय धातु हैं, अल्कली मेटल हैं। अल्कली मेटल के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम है, सपोज उसने BCC लैटिस बना रखा है, तो उसके आसपास चारों तरफ लैटिस पॉइंट पे सोडियम होंगे और हर सोडियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, देगा इसके बाह्यतम कोष में। आप कुछ यूँ समझ लें जैसे अतिव्यापन होता है ना, जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते हैं कि ये एक कक्षा का, ये एक तत्व आया, उसका परमाणु आया, ये दूसरे तत्व का परमाणु आया, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए और इनके परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन हो गया, उससे बंध बना और अतिव्यापन वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आ गए। वो इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। आप इसी तरह की कहानी से एक शुरुआत कर सकते हैं कि क्षारीय धातु में हुआ, ये सोडियम है, उसके आसपास बहुत सारे सोडियम हैं और इन्होंने आपस में क्या किया है? अपना जो बाह्यतम कोष है उसको ओवरलैप कर लिया है। इन सबके बाह्यतम कोष मिक्स हो गए हैं। तो अकेला सोडियम जब था तो वो जो इलेक्ट्रॉन था वो सोडियम के आसपास चारों तरफ घूम रहा था बाह्यतम कोष का। लेकिन अब क्या हुआ? अब उसको और लंबा एरिया मिल गया घूमने के लिए, तो वो रैंडमली कहीं भी जा सकता है। और ऐसा एक सोडियम के साथ नहीं है, ढेर सारे सोडियम के साथ यही कहानी चल रही है। तो ये करीब करीब ऐसे लगता है जैसे सारे सोडियम ने एक साथ अपने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए हों और खुद धनायन में कन्वर्ट हो गए हों। करीब करीब विजुअलाइजेशन ऐसा होता है जैसे इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन तैर रहे हैं और इस तरह से ये धनायन और जो इलेक्ट्रॉन जो तैर रहे हैं उनके बीच आकर्षण लगता है, अट्रैक्शन लगता है, और ये आकर्षण का बल ही दरअसल धात्विक बंध है। अब अगर आप क्षारीय धातु में देखेंगे तो क्षारीय धातु में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो नाभिक से वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण कम रहेगा, आकर्षण कम है तो धात्विक बंध क्या है? दुर्बल है। और धात्विक बंध अगर दुर्बल है तो गलनांक कम मिलेंगे, क्वथनांक कम मिलेंगे, क्योंकि गलनांक और क्वथनांक का सीधा सीधा लेना देना धात्विक बंध की प्रबलता से। और क्षारीय धातुओं में बंध निर्माण में, धात्विक बंध निर्माण में केवल एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बाह्यतम कोष का, NS1। अगर आप लिथियम की बात कर रहे हो तो 2s1 है, आप सोडियम की बात कर रहे हो तो 3s1 है, आप पोटेशियम की बात कर रहे हो 4s1 है, तो NS1 ये इलेक्ट्रॉन है जो बंध निर्माण में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आ जाते हैं हम क्षारीय मृदा धातु पे। अल्कली अर्थ मेटल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके बारे में बात कर रहे हैं। बेटा क्षारीय मृदा धातु में अगर मैग्नीशियम आप देखोगे तो इसका जो लैटिस है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, यानी एक सोडियम अगर आसपास 8 सोडियम से घिरा था तो एक मैग्नीशियम आसपास 12 मैग्नीशियम से घिरा हुआ है। FCC टाइप लैटिस है ना, ये समस्या है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम ज़्यादा है। दूसरी बात, सोडियम में धात्विक बंध निर्माण में एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा था, क्षारीय मृदा धातुओं में मैग्नीशियम में धात्विक बंध निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, तो एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ऊपर से आसपास मैग्नीशियम की संख्या भी बढ़ गई। सो ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है, धात्विक बंध काफ़ी प्रबल होने वाले हैं। यही तो वजह है कि क्षारीय धातुएं चाकू से काटी जा सकती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं चाकू से नहीं काटी जा सकती। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में और आती है कि बाह्यतम कोष का जो S उपकोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन चाहे युग्मित हो या अयुग्मित हो, वो धात्विक बंध निर्माण में आसानी से भाग ले जाता है।
क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन को आसानी से दिया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट पे आ जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में धात्विक बंध की प्रबलता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? कम होती है। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करते हैं अब। बेटा डी एंड एफ ब्लॉक में बाह्यतम कोष का जो एस उपकोष है, नो डाउट उसके इलेक्ट्रॉन तो धात्विक बंध निर्माण में भाग लेंगे ही सही, इसके साथ साथ जो उपांतिम कोष होता है उसका जो डी उपकोष होता है, इस डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए एस का अयुग्मित कोई सा भी चलेगा, लेकिन डी का कौन सा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी बंध निर्माण में भाग लेने लग जाता है। और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे धात्विक बंध उतना प्रबल होगा, और धात्विक बंध जितना प्रबल होगा गलनांक और क्वथनांक उतने ही ज्यादा आएंगे। हाँ, धात्विक बंध की प्रबलता में गड़बड़ होगी। कहाँ होगी गड़बड़? जब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा, D5 आ जाता है। अगर D5 आ गया या D10 आ गया तो वहां पर फिर इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में उतनी भागीदारी नहीं दर्शाएंगे, वो बंध थोड़ा सा दुर्बल हो जाएगा। उस केस में आपको गलनांक और क्वथनांक भी क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। आइए इसको लैंग्वेज के फॉर्म में देखते हैं। मैं बात कर रहा था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, गलनांक और क्वथनांक के बारे में, और इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले तो धात्विक बंध सामर्थ्य। आप धात्विक बंध सामर्थ्य को देखें बेटा, धात्विक बंध सामर्थ्य जो होगी वो सीधे समानुपाती आती है। किसके सीधे समानुपाती? एनएस की कितने? टोटल इलेक्ट्रॉन। एनएस में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे ले लो, और उसके साथ n-1 डी, और n-1 डी के कौन से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको जोड़ दो। इससे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चलेगी, धात्विक बंध सामर्थ्य। अच्छा, स्थायित्व से क्या लेना देना है? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ व्युत्क्रमानुपाती होगी। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना स्थायी होगा धात्विक बंध सामर्थ्य उतनी ही कम मिलेगी। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अब इन दो फैक्टर से हम आगे बढ़ते हैं, इससे हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप 3D श्रेणी देखेंगे, 3D सीरीज देखेंगे, तो 3D सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, अधिकतम गलनांक किसके लिए मिलता है? क्रोमियम के लिए। और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, न्यूनतम गलनांक किसका मिलता है? जिंक का। अगर आप 4D सीरीज देखेंगे तो उसमें अधिकतम गलनांक मॉलिब्डेनम का है, और न्यूनतम गलनांक किसका है? यहाँ पर कैडमियम का। अगर आप 5D सीरीज देखेंगे तो 5D सीरीज में न्यूनतम मैक्सिमम गलनांक जो है वो टंगस्टन का है, और न्यूनतम गलनांक जो है वो मरकरी का है। और आप समझ सकते हैं क्यों भाई, यहाँ पर बंध निर्माण में 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ बंध निर्माण में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। D10 पे डी उपकोष पूरा भर जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में लगभग ना के बराबर साझेदारी दर्शाते हैं। तो यहाँ केवल और केवल एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध निर्माण में, धात्विक बंध निर्माण में भाग लेते हैं। यहाँ एस के साथ साथ डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी धात्विक बंध निर्माण में भाग लेते हैं। मैग्नीज जो होता है उसमें क्या हुआ? 3d5-4s2, ये कुछ ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5-4s1 की तुलना में, और इसी वजह से आप बोल सकते हैं कि एस के 2 इलेक्ट्रॉन तो आते हैं बंध निर्माण के लिए, लेकिन डी के इलेक्ट्रॉन शायद उतने भागीदारी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीज के गलनांक क्वथनांक, इवन दो टेक्नीशियम के भी उसी फैमिली का अगला मेंबर, अपनी अपनी सीरीज में आपको थोड़े से कम दिखाई देंगे, एबनॉर्मली लो दिखाई देंगे। सबसे कम तो जिंक, कैडमियम, मरकरी हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैग्नीज, टेक्नीशियम के गलनांक भी आपको कम ही दिखते हैं। धात्विक बंध दुर्बल है, और इसीलिए वो परमाणु त्रिज्या में एक वो जो अंतर आ रहा था आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको याद है ना, स्कैंडियम से लेके आयरन तक हमने परमाणु आकार कम किया है,
लेकिन क्रोमियम और मैग्नीज में हमने मैग्नीज का परमाणु आकार ज़्यादा रखा है, क्रोमियम के परमाणु आकार को हमने क्या रखा है, कम रखा है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, इस आधार पे, इस बिहाफ पे आप समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और फैक्ट देखते हैं। सो गलनांक क्वथनांक में तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फैक्ट की जरूरत है। अब घनत्व पे आ जाते हैं, डेंसिटी पे आ जाते हैं। डेंसिटी में भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है बेटा, कुछ फैक्ट आप याद रखें। डेंसिटी, घनत्व, डी ब्लॉक के तत्वों में सीरीज हमें पता है 3 है, तो 3D सीरीज से ज़्यादा घनत्व 4D का आएगा और 4D सीरीज से काफ़ी ज़्यादा घनत्व 5D सीरीज का मिलेगा। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, या क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन देखें, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब डी ब्लॉक में अधिकतम घनत्व का किसका है, या पूरी आवर्त सारणी में, तो डी ब्लॉक तत्व में ही मिलता है। आवर्त सारणी में अधिकतम घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है, एक तो ऑस्मियम की है, दूसरी इरिडियम की है, लगभग बराबर हैं, लेकिन इसमें भी इरिडियम का घनत्व थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑस्मियम से। आपको याद होगा ऑस्मियम इरिडियम दोनों +8 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। घनत्व के मामले में इरिडियम थोड़ा सा ज़्यादा है ऑस्मियम से, याद रखिएगा। तो ये कहानी किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। चलें अब आगे बढ़ें। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। गलनांक, क्वथनांक, घनत्व देख लिए। कुछ और बातें आपने देखा होगा, ज़्यादातर प्रोसेस में डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के तौर पे लिए जाते हैं, एज अ कैटलिस्ट लिए जाते हैं। नैने निकल अल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में काम में आता है। आप कैटलिस्ट देखें, विल्किंस कैटलिस्ट, तो उसके अंदर रोडियम ले रखा है ना। बहुत सारी जगह पे आपने डी ब्लॉक के तत्व ले रखे हैं। क्यों, सोचें जरा, एक कैटलिस्ट आखिर काम कैसे करता है। तो एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक, या तो क्या करता है, गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है, और उस अधिशोषण के बाद गैस में बंध आसानी से टूट जाते हैं, वो अधिक क्रियाशील हो जाती है और अभिक्रिया करा देती है। तो एक तरीका तो ये है कैटलिस्ट के लिए काम करने का। या फिर कैटलिस्ट क्या करता है, क्रियाकारक के साथ बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है और एक अभिक्रिया मध्यवर्ती बना देता है, और फाइनली ये अभिक्रिया मध्यवर्ती टूटकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। हो सकता है एक उत्प्रेरक एक संकुल बनाए, अस्थायी संकुल बना दे, और ये अस्थायी संकुल जो हो वो ब्रेक कर जाए, टूट जाए। किसमें टूट जाए, उत्पाद में टूट जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए उत्प्रेरक कार्य करते हैं। अब अधिशोषण के लिए आपको सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए, तो डी ब्लॉक की तत्व धातुएं हैं जिनको आप पाउडर्ड फॉर्म में बड़ी आसानी से ला सकते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में लाओगे तो इसमें क्या होगा, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा मिलेगा। सरफेस एरिया अगर बहुत ज़्यादा है, पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गैस को अधिशोषित कर सकते हो, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, बहुत सारी वैलेंसी शो कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जब आप बेटा अभिक्रिया मध्यवर्ती बनाओगे तो उसमें संयोजकता आपको बढ़ानी पड़ेगी। अलग अलग संयोजकता के आपको संकुल या फिर मध्यवर्ती बनाने पड़ेंगे। समझे आप इसको, एक एग्जांपल से समझे। आप किसी जूते की दुकान पे जाते हैं, आप जूते मांगते हैं। इमेजिन करें वो एक ही साइज के जूते रख के बैठा है, बस 6 नंबर जूते ही बेचता है दुकानदार, और कोई जूते बेचते ही नहीं। क्या उसकी दुकान बहुत ज़्यादा चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि मार्केट में हर तरह का कस्टमर है ना, कि हर कोई 6 नंबर के जूते तो नहीं पहनेगा। समस्या है। आप दुकान पे जाओगे, आप बोलोगे 8 नंबर जूते चाहिए, बोलेगा हमारे पास है ही नहीं, दिक्कत है। लेकिन वही दुकानदार अगर पूरी रेंज रख के बैठा हो, हर वैरायटी के जूते रख के बैठा हो, हर क्वालिटी के जूते रख के बैठा हो, हर नंबर के जूते रख के बैठा हो, और अब आप उसकी दुकान पे जाएं
काफ़ी हद तक संभावना इस बात की है कि आप जूते लेकर ही आएंगे। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कहानी है बेटा। एस ब्लॉक एलिमेंट के पास जाओगे अल्कली मेटल के साथ, बोलेंगे हम तो संयोजकता एक ही दर्शाते हैं, इस पे अगर आप मध्यवर्ती बनाना चाहते हो बना लो, और संकुल तो हम बनाएंगे नहीं, तो दिक्कत है। अब कैटलिस्ट की तरह काम कैसे करें? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं भाई हम संयोजकता 2 दर्शाएंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं आ जाओ हमारे पास पूरी रेंज अवेलेबल है, बोले संयोजकता 2 से काम चलेगा, 4 से काम चलेगा, 6 से, 5 से, 7 से, बोले कहीं ना कहीं तो संकुल या मध्यवर्ती बन ही जाएगा ना। तो ये एक खासियत है इनके पास। इन खासियत के चलते डी ब्लॉक के तत्व काफी आसानी से संकुल और मध्यवर्ती बना जाते हैं और अच्छे उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। आइए अगला जो प्रॉपर्टी है वो उसी के व्याप पर देखना है। उत्प्रेरकीय डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्लियर है? अब क्यों होते हैं, कारण क्या है? ये ठोस हैं जिन्हें पाउडर या फिर जिसे आप बोल सकते हैं चूर्ण, है ना। चूर्ण रूप में लाने से क्या होगा? इससे क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल ये आपको ज्यादा मिल जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? एडजॉर्प्शन जो होगा, अधिशोषण जो होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक, अगली क्या क्वालिटी है? ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने की वजह से ही तो बाकी के कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं, इसके अलावा क्या है? अस्थायी संकुल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक की तरह काम कर जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और स्पेसिफिक चीजें देख ली जाए। 2 प्रॉपर्टी और बचती हैं, उनको भी डिस्कस कर लें। एक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतराकाशीय यौगिक। क्या होते हैं अंतराकाशीय यौगिक? तो समझना, धातुएं जो होती हैं ना वो क्रिस्टल जालक बनाती हैं, और क्रिस्टल जालक के अंदर क्या होती हैं? रिक्तियां, वॉइड्स होती हैं। चतुष्फल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति, घनीय रिक्ति, ये नाम आपने सुने होंगे, है ना। धातु ने क्या किया? क्रिस्टल जालक बना दिया, उसके अंदर रिक्तियां हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ छोटे आकार के जो परमाणु हैं, खास करके अधातु परमाणु, जैसे हाइड्रोजन हुआ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये उन रिक्तियों में जाके ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, ये कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये बस रिक्तियों में जाके फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और इस तरह के जो कंपाउंड आपको मिलते हैं उन्हें आप बोलते हैं अंतराकाशीय यौगिक। अब अंतराकाशीय यौगिक बनने में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो समझें। पहली बात तो अंतराकाशीय यौगिक जो होंगे वो अरस समीकरण मितीय होंगे। अरस समीकरण मितीय मतलब, रस समीकरण मितीय मतलब होता है एक सरल अनुपात आपको दिखाई दे पूर्णांक के रूप में, A2B3, AB2, A3B5, ये रस समीकरण मितीय यौगिक हैं, यहाँ पे प्योर नंबर दिखाई देते हैं। डी ब्लॉक के साथ अगर आप इन छोटे धातु परमाणु अंतराकाशीय यौगिक को बनाते हैं, तो जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड है वो Ti1 है तो हाइड्रोजन 1.7 है या 1.68 है। अब ये रस समीकरण में इतना नहीं है, ये कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है ना, ये तो भिन्नांक में लेके चलेगा ना आप चीजों को। तो याद रखिएगा, अधिकांश जो कंपाउंड होते हैं अंतराकाशीय यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अरस समीकरण मितीय होते हैं, जहां पर आपको जो एलिमेंट्स हैं वो सरल अनुपात में नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको भिन्नात्मक फॉर्म में भिन्नात्मक अनुपात दिखाई देगा। दूसरी चीज, यहां पर घनत्व तो बढ़ जाएगा। भाई आयतन तो वही का वही है ना, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ? इंट्रैप हो गया, ये मास बढ़ गया ना, पूरा ओवरऑल मैटर का मास बढ़ गया तो क्या होगा? डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपने बढ़ा दिया है, वॉल्यूम वही का वही है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, घनत्व तो बढ़ जाएगा ना।
यानी जो अंतराकाशीय यौगिक होते हैं इनके घनत्व तो सामान्य धातु की तुलना में ज़्यादा मिलेंगे। ये सामान्य धातु की तुलना में इनकी क्रियाशीलता कम मिलती है, करीब करीब केमिकली इनर्ट मिलते हैं। ये आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। इनके गलनांक क्वथनांक धातु की तुलना में ज़्यादा मिलते हैं। इनकी कठोरता धातु की तुलना में ज़्यादा है। इनकी जो मेलिएबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि गलनांक क्वथनांक बढ़ गए तो मेलिएबिलिटी, जो गलनशीलता जैसे आप बोल सकते हैं, वो कम हो जाएगी। और आघात वर्धनीयता वो भी कम हो जाती है। डक्टिलिटी, आघात वर्धनीयता वो भी कम हो जाती है। ये चीज़ें कम हो जाती हैं। चालकता पहले की जैसी रहेगी, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। चालकता आपको वही मिलने वाली है। क्लियर? केमिकल रिएक्शंस आसानी से शो करेंगे नहीं। चलिए लिखते हैं एक एक करके, इन्हीं पॉइंट को वापस से डिस्कस करते हैं। अंतराकाशीय यौगिक होता क्या है, जो डी ब्लॉक की धातु क्रिस्टल में, धातु जालक में क्या होता है, रिक्तियों में छोटे आकार के अधातु परमाणु, जैसे हाइड्रोजन हुआ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि, ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और इस प्रकार निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं? अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। अच्छा, अंतराकाशीय यौगिक के गुणधर्म वापस से। अंतराकाशीय यौगिकों के गुणधर्म, पहला गुणधर्म तो क्या है, अरस समीकरण मितीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई फिक्स बॉन्ड नहीं है ना भाई। जब आप केमिकल बॉन्ड बनाओगे तो आपको पता है एक परमाणु से या दो से या तीन से इतने से संयुक्त होगा, वो नंबर फिक्स होता है। आयनिक बॉन्ड में भी नंबर फिक्स होता है कि एक आयन, एक धनायन, दो ऋणायन से, या फिर एक ऋणायन से, या फिर तीन ऋणायन से जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो बंध का टाइप ही फिक्स नहीं है ना, कि आयनिक है कि सहसंयोजी, ऐसा कुछ हमें पता है ही नहीं। मतलब बंध ना तो आयनिक है और ना ही सहसंयोजी। बंध का प्रकार ही पता नहीं है। ये दोनों ही तरह से नहीं, आप बोल सकते हो थोड़े बहुत वान डेर वाल्स फोर्स काम कर रहे हैं, दुर्बलतम बंध कार्य कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या है, अरस समीकरण मितीय होते हैं। अरस समीकरण मितीय का मतलब टाइटेनियम हाइड्राइड, ये देखो इधर 1 है तो इधर 1.7 है, ये अरस समीकरण मितीय है। ठीक है, तो ये अरस समीकरण मितीय होते हैं। इसके अलावा और कैरेक्टर क्या है, घनत्व तो धातु की तुलना में अधिक। इनकी जो डेंसिटी होती है वो धातु से क्या होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है। अच्छा, डेंसिटी ज्यादा होती है, क्रियाशीलता धातु की तुलना में ना सिर्फ कम बल्कि बहुत कम। क्रियाशीलता धातु से बहुत कम, मतलब आप चाहो तो इसको अक्रियाशील भी बोल सकते हो, लगभग अक्रियाशील है। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये धातु से अधिक मिलेंगे, धातु से ज़्यादा मिलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ही आप दोनों ही आपको धातु से क्या मिलने वाले हैं, ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है भाई, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, तन्यता और आघात वर्णनीयता। मेलिएबिलिटी को तन्यता तो नहीं बोलते, गलनशीलता बोलते हैं, है ना। मैं मेलिएबिलिटी लिख रहा हूं, ये ज्यादा सही रहे, मेलिएबिलिटी और आघात वर्धनीयता, ये क्या है, दोनों अधिक होते हैं कि कम होते हैं, कम हो जाते हैं। मेलिएबिलिटी और आघात वर्धनीयता कम होते हैं, किसकी तुलना में, धातु की तुलना में। और
जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तन्य क्षमता, वो अधिक होती है। तन्य क्षमता पैतृक धातु की तुलना में अधिक होती है। ये कैरेक्टर हुए अपने किसके? अंतराकाशीय यौगिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के, खास करके आयरन, कोबाल्ट, निकल ये बनाते ही हैं। अच्छा बात चलिए, तो एक और याद रखना, वैसे तो आपको अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, उपसंयोजी यौगिक में सीख ही लिए हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल ये तीन धातुएं जो हैं ये लोह चुंबकीय होती हैं, मैग्नेटिज्म अच्छा खासा आता है, इसीलिए परमानेंट मैग्नेट इनके बनाए जा सकते हैं। याद रखना, आयरन, कोबाल्ट, निकल ये लोह चुंबकीय हैं, अच्छे से याद रखिएगा। चलें अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, या फिर हम बोलें लास्ट प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट की। और लास्ट प्रॉपर्टी है मिश्र धातु निर्माण। आप देखें तो अधिकांश मिश्र धातुएं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही मिलेंगी। एस ब्लॉक एलिमेंट इतनी ज़्यादा मिश्र धातुएं बनाते हुए नहीं दिखाई देंगे। कारण क्या है? डी ब्लॉक के धातु के जो परमाणु हैं उनके परमाणु आकार में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब अगर परमाणु आकार में ज़्यादा अंतर नहीं है तो क्रिस्टल जालक में ये विभिन्न धातुओं के परमाणु एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, एक दूसरे को आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये काफ़ी आसानी के साथ क्रिस्टल जालक का निर्माण कर जाते हैं, क्रिस्टल जालक में एक दूसरे की जगह ले जाते हैं। संक्रमण धातुएं काफ़ी आसानी से मिश्र धातु बना जाती हैं, कारण क्रिस्टल जालक में इनके परमाणु एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। मरकरी के साथ बनी हुई जो मिश्र धातु है उसे बोला जाता है अमलगम। मरकरी बाकी सारी धातुओं के साथ अमलगम बनाता है, लेकिन ये प्लेटिनम और आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाता। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन क्रिएट होता है एग्जाम में कि मरकरी को निम्नलिखित में से कौन सी धातु के बने हुए पात्र में रखकर परिवहन किया जाता है? ऑप्शन ए आयरन, बी प्लेटिनम, सी बोथ, डी नन। आंसर अक्सर बच्चा बोथ लगा देता है। उसे लगता है अमलगम ना तो आयरन के साथ बनना है और ना ही अमलगम प्लेटिनम के साथ बनना है, तो मरकरी को इन दो में रख के ट्रांसफर किया जाता होगा। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, प्लेटिनम सोने से भी महंगा है तो मरकरी से भी महंगा है, तो इतनी महंगी धातु का यूज आप एक सस्ती धातु को ट्रांसफर करने के लिए थोड़ी यूज करोगे। जनरली किसमें रखकर मरकरी ट्रांसफर की जाती है? आयरन में, लोहे में, वहां पे अमलगम नहीं बनाएगी। हाँ, अगर ये पूछा जाता किसमें रखकर परिवहन किया जा सकता है, सकता है में मतलब सारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मेरी मर्जी है, मैं खर्चा करूं, क्या दिक्कत है? मैं तो प्लेटिनम में रख के ले जाऊंगा, क्या दिक्कत है? अब आंसर बोथ आ जाएगा। क्वेश्चन में कई बार छोटे छोटे हेर फेर भी भारी पड़ जाते हैं। ठीक है, ये मिश्र धातु की बात हो गई बेटा, ये प्रॉपर्टी मैंने मिश्र धातु की नोट से बिल्कुल बना लीजिएगा इसके। प्लस एक रिक्वेस्ट है, मिश्र धातुओं की एक टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, D&F ब्लॉक एलिमेंट में ही। वो टेबल आपको याद करनी है, वो पूरी की पूरी टेबल आपको आपके नोट्स में रखनी है। क्लियर? फिर से बता रहा हूँ क्या क्या पॉइंट याद हो। मिश्र धातु लिख ही देता हूँ, चलिए। लीजिए, जो आपको समझाया था उसी को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, तो अब आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टी खत्म होती हैं। अब हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स देखने हैं, यौगिक देखने हैं। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। आइए अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखे जाएं। कुछ क्या, हमें दो पे ही फोकस करना है, एक तो K2Cr2O7 और दूसरा KMnO4। याद रखें, दो तरह की प्रोसेस होती हैं केमिकल बनाने की, एक लैब मेथड होती है, एक इंडस्ट्रियल मेथड होती है। लैब में रिजल्ट मायने रखते हैं, और जब रिजल्ट मायने रखते हैं तो आपको प्योरिटी पे ध्यान देना होता है। यानी लैब के लिए एनालिटिकल ग्रेड का केमिकल लाना होगा, और एनालिटिकल ग्रेड बोले तो मैक्सिमम प्योरिटी के साथ।
जब भी कोई कंपाउंड आप मैक्सिमम प्योरिटी के साथ बनाते हैं खर्चा बहुत बढ़ जाता है, बट लैब में हमें लगना कितना सा है, जरा सा तो यूज करना है, तो वो खर्चा बियर किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसका कोई कमर्शियल यूज है किसी केमिकल का, उसको इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन करना है, तो आपको मार्केट में कंपटीशन करना है, आपको ह्यूज क्वांटिटी बेचनी है मार्केट में। जो सस्ता बेच पाएगा वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो इस केस में अगर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी आती भी है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको खाद है, यूरिया डालना है, खेतों में ही तो डालना है, और उस यूरिया में अगर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी आती है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, पर थोड़ा अगर सस्ता पड़ता है तो अच्छी बात है। सो इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, मास स्केल पर जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी चलती है, लेकिन लैब में 100% प्योर केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल हम K2Cr2O7 को इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्रियल स्केल पर भी अच्छी खासी प्योरिटी से K2Cr2O7 मिल जाता है औद्योगिक उत्पादन। सो ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और इसके लिए हम क्या देख रहे थे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की सामान्य विधियां। और निर्माण की सामान्य विधि में क्या है, हम देख रहे हैं क्या, औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। औद्योगिक रूप से आपकी कोशिश ये होती है कि किसी अयस्क से अगर आप कंपाउंड बना पाए तो ये सबसे अच्छा होगा। और यहाँ पर फिलहाल अयस्क लिया जाता है क्रोमाइट। तो हम किससे बनाने जा रहे हैं, क्रोमाइट अयस्क द्वारा। क्रोमाइट अयस्क से बना, 3 स्टेप में बनाएंगे बेटा, 3 स्टेप में हम इस चीज को पढ़ेंगे। स्टेप फर्स्ट, क्रोमाइट अयस्क के भर्जन के द्वारा सोडियम क्रोमेट का निर्माण, Na2CrO4। क्या नाम है Na2CrO4 का, सोडियम क्रोमेट। तो क्रोमाइट अयस्क के भर्जन के द्वारा सोडियम क्रोमेट का निर्माण, ये हमारे लिए स्टेप फर्स्ट होगा। भर्जन तो आप जानते हैं ना, अब तक तो हम मेटलर्जी पढ़ चुके हैं। वायु की उपस्थिति में गर्म कर देना, हीट कर देना किसी कंपाउंड को, वो क्या है, भर्जन है। अब समझना, ये आपके पास क्रोमाइट अयस्क है और सोडियम क्रोमेट बनाना है, मतलब सोडियम का कोई कंपाउंड देना पड़ेगा। बेसिक कंपाउंड देते हैं बेटा, या तो सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में भर्जन कराया जाता है या फिर NaOH की उपस्थिति में भर्जन कराया जाता है। भर्जन बोले तो एयर की सप्लाई दे दो, एयर में क्या मिलने वाला है, O2। क्या होगा इससे, जब आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। क्रोमेट जितने भी हैं, ज़्यादातर क्रोमेट आपको येलो कलर के दिखाई देंगे, तो ये सॉलिड सोडियम क्रोमेट बन गया। आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 में, कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इस रिएक्शन को इस तरह से करते, आप चाहते तो इसमें क्या कर सकते हो, NaOH भी ऐड कर सकते हो। भाई NaOH ऐड करोगे तो FeCr2O4, मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ बेटा, है ना, मैं केवल और केवल क्रियाकारक का उत्पाद बता रहा हूँ आपको। ये एयर है, ये वायु है, वायु की उपस्थिति में आपने क्या किया, हीट किया। वायु की उपस्थिति में हीट करने पर क्या बन रहा है, Fe2O3, सोडियम क्रोमेट बना लो। चलो सबसे पहले तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा येलो कलर में। आयरन कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में, और यहाँ पर OH जो है वो H2O के वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये हो गया। अब क्या करना, एक्सट्रैक्ट करो वाटर के साथ। नाउ एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, जल के साथ निष्कर्षण। अब जल के साथ निष्कर्षण करने का मतलब क्या है कि ये जो आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा था, इसको पानी डाल के धो दो। इथेनॉल के साथ निष्कर्षण मतलब इथेनॉल डाल के धो दो, ईथर के साथ निष्कर्षण ईथर डाल के धो दो। तो जल के साथ निष्कर्षण का मतलब क्या हुआ, पानी डाल के धो दो। या आपने H2O के साथ इसको धो दिया। जब H2O के साथ धोते हो तो Fe2O3 नहीं घुलता, ये वहीं रह जाता है।
आपको जलीय विलयन मिल जाता है सोडियम क्रोमेट का। Na2CrO4 का आपको एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो किस रंग का दिखाई देगा? येलो कलर का दिखाई देगा, पीले रंग का दिखाई देगा। और इस येलो कलर के सॉल्यूशन पे हम अपना सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे। देखिए जरा, हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हम सोडियम क्रोमेट को परिवर्तित करने वाले हैं किसमें? सोडियम डाइक्रोमेट में। सोडियम डाइक्रोमेट बोले तो Na2Cr2O7, उसमें कन्वर्ट करना है। कैसे? सबसे आसान काम है, H2SO4 डाल दो। आपने सोडियम क्रोमेट बना लिया था, ये सोडियम क्रोमेट का जलीय विलयन था, और इसमें मिला दिया आपने H2SO4। जैसे ही आप H2SO4 मिलाते हैं, क्या होता है? क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट। अब ये तो जलीय विलयन ही रहेंगे ना, एक्वस सॉल्यूशन ही रहेंगे। विलेयता के आधार पर देखें तो ये जो सोडियम क्रोमेट है, इसकी जल में विलेयता ज़्यादा होती है, अधिक होती है। सोडियम सल्फेट की जल में विलेयता क्या होती है? कम होती है। तो एक की विलेयता ज़्यादा है, एक की विलेयता कम है। सेपरेट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। आपको सिंपल सा काम करना है, वाष्पीकरण कर दो। वाष्पीकरण करने पर क्या होगा? सोडियम सल्फेट तो अलग हो जाएगा क्रिस्टल बना के, क्योंकि सांद्र विलयन बन रहा होगा। तो सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, इसको ग्लोवर सॉल्ट भी बोलते हैं बेटा, अगर आपको याद हो तो। ये तो ठोस अवस्था में क्रिस्टलाइज हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा ठोस अवस्था में। बाकी क्या होगा? Na2Cr2O7 का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। और बेटा इसका कलर, क्रोमेट जहां येलो कलर का होता है, याद रखिएगा, क्रोमेट का कलर क्या होता है? येलो। डाइक्रोमेट वहीं किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा जो किस कलर का आपको दिखाई देगा? ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। ठीक, अब ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ, सोडियम डाइक्रोमेट बना दिया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। देखें जरा, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बना, कुछ नहीं करना बेटा, KCl मिला देना है, सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल जाएगा। देखना कैसे? ये था Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, एक्वस सॉल्यूशन था, और इस एक्वस सॉल्यूशन में आपने KCl मिला दिया। आप चाहो तो KCl का सॉल्यूशन भी मिला सकते हो, आपकी मर्जी है। KCl मिला दिया, KCl मिलाओगे जैसे ही तो K2Cr2O7 बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा? NaCl। वापस से सारा का सारा खेल विलेयता का आ जाता है। कैसे? ये जो K2Cr2O7 है, इसकी जल में विलेयता कम है। जो NaCl है, इसकी जल में विलेयता क्या है? ज़्यादा है। तो जब आप इस मिक्सचर को ठंडा करोगे, कूल करोगे, तो क्या होगा? जिसकी विलेयता कम है उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। K2Cr2O7 के ठोस अवस्था में क्रिस्टल बन जाएंगे। इन क्रिस्टल को आप पृथक कर लो, बन गया K2Cr2O7। अब यहाँ से दो डाउट आते हैं। पहला डाउट तो ये आता है कि भाई जो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में आपने पोटेशियम कार्बोनेट क्यों मिलाया? सोडियम कार्बोनेट मिला देते, सोडियम कार्बोनेट मिला देते तो डायरेक्ट सोडियम क्रोमेट बन जाता, और सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता। एक्स्ट्रा स्टेप क्यों आया? ये 3 स्टेप में खर्चा बढ़ा दिया ना, कि पहले तो आपने सोडियम डाइक्रोमेट बनाया, फिर उससे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया, है ना? बेटर था सीधे सीधे K2CO3 ही बना देते ना पहले स्टेप में। सॉरी, मैं शायद सोडियम कार्बोनेट बोल गया, ध्यान से सुनिए। पहले स्टेप में आप K2CO3 मिला देते डायरेक्ट, पोटेशियम क्रोमेट बनता, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाता पोटेशियम का। नहीं कर सकते। वापस से ध्यान दीजिए क्यों। स्टेप 1 में Na2CO3 के स्थान पर
K2CO3 नहीं मिलाया जाता, Na2CO3 के स्थान पर K2CO3 नहीं मिलाया जाता। क्यों नहीं मिलाया जाता, उसका कारण क्या है? एक सिंपल सा कारण है बेटा। कारण ये है कि जो सेकेंड स्टेप था आपके पास, उस सेकेंड स्टेप में क्या था? आप सोडियम सल्फेट को अलग कर रहे थे विलेयता के आधार पर। सोडियम सल्फेट की विलेयता क्या थी? कम थी। और जो आपका सोडियम क्रोमेट था, डाइक्रोमेट था, उसकी विलेयता क्या थी? ज़्यादा थी। और इसीलिए तो उनको वाष्पीकृत करने पर, ऑपरेशन करने पर आप पृथक कर पाए। यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। कारण K2Cr2O7 और K2SO4 की विलेयता में अधिक अंतर नहीं है। अगर विलेयता में अंतर अधिक नहीं होगा तो क्रिस्टलीकरण कैसे करोगे, पृथक्करण कैसे करोगे? ये पहली दिक्कत है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि भाई ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए 3 स्टेप लगेंगे, तो एक काम करो, सोडियम डाइक्रोमेट ही ले लो ना। लैब में जब आप ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं कराओगे, लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो सोडियम डाइक्रोमेट यूज कर लेना पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह। भाई पोटेशियम हो या सोडियम हो, उस धनायन से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, सारा खेल ऋणायन यानी डाइक्रोमेट का है। बट यहाँ पर भी एक दिक्कत है, सोडियम डाइक्रोमेट हाइग्रोस्कोपिक होता है, आर्द्रता ग्राही होता है। ये बनाता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेटा। एक सॉल्यूशन वो जिन्हें आप लैब में आज बना के रख दो, 1 महीने बाद यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। तो ऐसे विलयन जहां पर सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, वो होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जबकि ऐसे सॉल्यूशन जहां पर सांद्रता समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, वो होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सोडियम डाइक्रोमेट सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाता है। और इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। ये आर्द्रता ग्राही नहीं होता। आप सोचो ना, आपने सॉल्यूशन बना दिया, आर्द्रता ग्राही है, तो वो पानी खींचेगा। वो पानी खींचेगा तो धीरे धीरे उसकी सांद्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना, डाइल्यूट होता जाएगा सॉल्यूशन। तो एक और नोट जो आपको याद रखना चाहिए, वो क्या याद रखना चाहिए कि Na2Cr2O7 का यूज, इसका उपयोग K2Cr2O7 के स्थान पर लैब में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कारण Na2Cr2O7 आर्द्रता ग्राही होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक अगर है तो भाई तेजी से पानी खींचेगा, दिक्कत है। होप सो आपको कहानी समझ में आई होगी। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हमने बना लिया, अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत हो जाए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। K2Cr2O7 के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी तो हमेशा पढ़ते हैं, हीट। गर्म करके जरूर देखा जाता है कंपाउंड को। एक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊष्मा का प्रभाव। याद ही करना है बेटा। K2Cr2O7 गर्म करने पर क्या बनाता है? K2O, Cr2O3 को किस नाम से जानते हो? क्रोमिक एनहाइड्राइड या फिर क्रोमिक ऑक्साइड। सोचो जरा, मैं नहीं बताऊंगा किस नाम से बुलाते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप करो, एनसीईआरटी उठाओ, देखो। सो K2O बनता है, Cr2O3 बनता है, O2 बनता है, ऑक्सीजन तो गैस है, ये बाहर निकल जाएगी। ठोस अवस्था में ये दोनों रह जाएंगे। रिएक्शन है, याद ही करना है। Cr2O3 उभयधर्मी होता है, याद है ना, एम्फोटेरिक होता है।
सेकेंड रिएक्शन, अम्लीय और क्षारीय माध्यम का फर्क क्या पड़ता है ये देखना। बेटा कोई भी क्रोमेट हो, सिर्फ और सिर्फ क्रोमेट आयन का कलर देखोगे तो ये क्या रहता है, येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। आप अगर इसमें कहीं से OH माइनस ऐड कर दें, NaOH KOH कहीं से भी करें, बस आपको क्या करना है, OH माइनस मिला देना है। OH माइनस, सॉरी गलत लिख गया, H प्लस है ना, आपको H प्लस मिलाना है। जैसे ही आप H प्लस मिलाते हो ना, आपने माध्यम अम्लीय कर दिया, और अम्लीय माध्यम में क्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में। और डाइक्रोमेट किस कलर का होता है, ऑरेंज। तो ये पीले से किस रंग का हो गया, नारंगी रंग का हो गया। अगर आपने वापस से बेस मिला दिया, OH माइनस मिला दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल जाएगा। सो याद क्या रखना है, अम्लीय माध्यम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में बदल जाता है, क्षारीय माध्यम में डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल जाता है। क्लियर है। लैब में आप चाहो तो बैठे बैठे यही टाइम पास कर सकते हो, विलयन लो, क्रोमेट का पीले रंग का दिखेगा, थोड़ा सा H2SO4 डाल दो, नारंगी हो जाएगा, फिर NaOH डाल दो, नारंगी से पीले रंग का हो जाएगा, फिर H2SO4 डाल दो, फिर नारंगी हो जाएगा। ये कलर चेंज आपको दिखते रहेंगे जब तक आप एक्सपेरिमेंट करते रहो। थोड़े डाइल्यूट जरूर हो जाएंगे, कलर थोड़े लाइट हो जाएंगे, हल्के रंग के हो जाएंगे, और क्या होगा, है ना। ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है इनके बीच में साम्य कब आता है, किस pH पे आता है, तो pH 4 पर ये जो साम्य है क्रोमेट डाइक्रोमेट का वो स्थापित होता है। ध्यान दीजिए, pH 4 पर ये क्रोमेट डाइक्रोमेट का साम्य स्थापित होता है। अब K2Cr2O7 ऑक्सीकारक है, तो इसकी अभिक्रिया ऑक्सीकारक के तौर पर देखते हैं। अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 की रिएक्शंस, K2Cr2O7 जो होगा ना, इसमें आपको जो क्रोमियम दिखाई देता है वो किस में दिखाई देता है, +6 में दिखाई देता है ना। और अगर सामने कोई अपचायक है, ये किसी का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है, किसका ऑक्सीकरण होगा, अपचायक का। तो ऑक्सीकरण करेगा सामने वाले का, तो उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे। तो क्रोमियम +6 से कन्वर्ट होके किस में आ जाता है, +3 में आ जाता है। याद रखना, क्रोमियम +6 में होता है, और अगर आपने किसी अपचायक से इसकी अभिक्रिया कर दी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, और ये +6 से सीधे किस में आ जाएगा, +3 में आ जाएगा। अब कन्वर्जन, कहीं H2S दिख जाए तो H2S सल्फर और H2O में बदल दिया करो। ये सल्फर का कोलाइडी विलयन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कोलॉइडल सल्फर मिलता है, ठीक है। कहीं पर आपको SO2 मिल जाए तो SO2 को डायरेक्ट H2SO4 में बदल देगा। कहीं पर आपको X माइनस मिल जाता है, हेलोजन, यानी Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, हेलोजन को X2 में कन्वर्ट कर देगा। कहीं आपको ओजोन नाइट्राइट मिलता है, ऑक्सीडेशन से नाइट्रेट बना देगा। कहीं आपको सल्फाइड मिलता है, ऑक्सीडेशन से सल्फेट बना देगा। कहीं आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड को ये CO2 H2O में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रिएक्शंस आपको याद करनी, आपको बस इतना ही तो याद रखना कि किससे क्या बनता है, और रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। जैसे कहीं इसको ओजोन मिल जाए तो O2 और O2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक और है थायोसल्फेट, H2O3 डाई नेगेटिव, थायोसल्फेट से सल्फर और सल्फेट ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको याद करनी है। ये प्रोडक्ट याद कर लो बेटा, रिएक्शन कैसे होगी बड़ा आसान काम हो जाएगा, अभी अभी समझाता हूँ, बस ये जरूर याद कर लेना। चलिए अच्छा, एक दो रिएक्शन करा के देखते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आपसे बोला गया कि K2Cr2O7 की अम्लीय माध्यम में H2S से अभिक्रिया, बताओ क्या बनेगा। तो आपको सिंपली क्या लिखना, रिएक्शन लिखनी है। कैसे भाई, ये रहा K2Cr2O7, जलीय विलयन ले लिया, अम्लीय माध्यम
अम्लीय माध्यम हमेशा H2SO4 से दिया जाएगा। बात करेंगे थोड़ी देर बाद ऐसा क्यों है, HCl क्यों यूज नहीं कर सकते, HNO3 क्यों यूज नहीं कर सकते, हमेशा H2SO4 यूज करते हैं। तो आपने मिला दिया H2SO4, रिएक्शन किससे कराई, H2S से। अब देखो वहाँ पर हमने लिखा था ना कि H2S से जब आप अभिक्रिया कराते हो तो कोलाइडल सल्फर बनता है। तो आपको सिंपली इस रिएक्शन में क्या क्या बनेगा, पोटेशियम तो K2SO4 में कन्वर्ट होगा हमेशा जब जब H2SO4 मिलेगा। भाई क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, +3 का सल्फेट बना दिया क्रोमियम का, ये तो इनके सल्फेट में कन्वर्ट करते जाओ। साथ में क्या बनेगा, कोलोइडल सल्फर और H2O, हो गई रिएक्शन। भाई अगली रिएक्शन करा के देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप रिएक्शन कराएं, और रिएक्शन किसकी कराएं, ऑक्जेलिक अम्ल की, तो K2Cr2O7 की रिएक्शन अम्लीय माध्यम में, और अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन किससे करानी है, ऑक्जेलिक अम्ल से करानी है। बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, आसान सा काम है। एक तो बनेगा K2SO4, साथ में क्या बनेगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस, साथ में क्या बनेगा, याद है ना ऑक्जेलिक एसिड से CO2 और H2O बनता है। ये लो, मतलब ये तो बनने ही बनने थे, K2SO4 और Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये तो बनने ही बनना है, बाकी आप बैलेंस करते जाओ। क्लियर है, आसान से काम है, कोई भारी भरकम नहीं है। एक और रिएक्शन, जैसे मैं आपसे बोलूँ H2SO4 एक जगह यूज नहीं किया, डायरेक्ट रिएक्शन कई बार पूछी गई है ये वाली, K2Cr2O7 की HCl से रिएक्शन। तो HCl है तो अम्ल ना, अम्ल है तो पोटेशियम का सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट अभी KCl ही बना सकते हो, तुक्का भी लगाओगे तो भी। क्रोमियम +6 से +3 में जाता है, +3 का सल्फेट बना नहीं सकते तो क्या बनाओगे, क्लोराइड बनाओगे। और देखो Cl- किस में कन्वर्ट होता है, Cl2 में, Br- Br2 में, I- I2 में। तो Cl- से क्या बना होगा, कुछ Cl2 बना होगा, और हाइड्रोजन को किससे बैलेंस कर दो, H2O से बैलेंस कर दो। ये हो गई रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके साथ, प्योर HCl के साथ। इस तरह से आपको बाकी की रिएक्शन कर लेनी है। होप सो अम्लीय माध्यम में अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। एक और रिएक्शन में यहां पर लिख देता हूं, कोल्ड और कंसंट्रेटेड K2Cr2O7 की कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन। कोल्ड और कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या रिएक्शन बैठेगी K2Cr2O7 की, देखना जरा। KHSO4 बनता है, CrO3 बनता है, और बचे हुए हिस्से को आप H2O से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। CrO3 को क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्रोमिक एनहाइड्राइड एक अम्लीय ऑक्साइड है, भूल मत जाना इस बात को। अम्ल है तो क्षार से अभिक्रिया करेगा, कभी कभी जरूरत पड़ेगी हमें इसकी तो यूज करेंगे, वो कर ही लेते हैं। चलो अगली रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने जैसा है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण। किसका है, क्लोराइड आयन का। पहला पॉइंट तो यही एग्जाम में आता है, यह है Cl- आयन का परीक्षण है। करते क्या है समझना, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें H2O नहीं है, शुष्क है ना। तो आपने क्या किया, एक शुष्क परख नली ली, टेस्ट ट्यूब ली, और इस शुष्क परख नली में आपको सपोज वो सॉल्ट जिसमें आपको लगता है कि क्लोराइड आयन हो सकता है, जिसका आपको डिटेक्शन करना है, वो सॉल्ट ले लो। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि NaCl लिया है जिसमें Cl- है, जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं। सॉल्ट सॉलिड स्टेट में लेना है, जलीय विलयन नहीं बनाना है, वरना वो रिएक्शन ये अलग तरह की हो जाएगी।
और यहाँ पर क्या लेना, K2Cr2O7, और K2Cr2O7 भी ठोस अवस्था में ही लेना है, कोई जलीय विलयन नहीं। इसमें यहाँ पर साइड वॉल से आपको क्या करना, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किए आपने तो नारंगी लाल रंग की वेपर यहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी। ये वेपर निकल रही है, वाष्प निकल रही है, और ये किसकी है, नारंगी लाल रंग की। ये ऑरेंज रेड नारंगी लाल रंग की वाष्प, नारंगी लाल रंग की वाष्प जनरली क्रोमाइल क्लोराइड की निकलती है। तो हमें एक डाउट होगा इसमें कि ये कहीं क्रोमाइल क्लोराइड तो नहीं है, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो डाउट ये आएगा कि क्रोमाइल क्लोराइड तो नहीं है, कंफर्म करना पड़ेगा कि क्रोमाइल क्लोराइड ही है। कंफर्म करने के लिए इस क्रोमाइल क्लोराइड को एक बीकर में सप्लाई कर दें या दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेके आएँ। ऐसी टेस्ट ट्यूब जिसमें क्या होगा, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन होगा। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन होगा तो जैसे ये क्रोमाइल क्लोराइड जाएगा पूरा विलयन पीले रंग का हो जाएगा। ये पूरा का पूरा विलयन ये किस कलर का हो जाएगा, पीले रंग का। पूरा विलयन, नारंगी नहीं बेटा, वो तो चौक मैंने येलो उठाई नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। पूरा विलयन किसका, पीले रंग का हो जाएगा। पूरा का पूरा विलयन पीले रंग में हो गया, ठीक है। ये पूरे पीले रंग का विलयन का बनना इस बात का संकेत है कि जो सॉल्ट है वो क्लोराइड लिया होगा। कैसे, आइए एक एक करके पूरी रिएक्शन देखते हैं कि हुआ क्या है। स्टेप फर्स्ट में बेटा K2Cr2O7 H2SO4 से रिएक्ट किया। अभी थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन हमने लिखी है। क्या क्या बनता है, KHSO4 बनता है, CrO3 बनता है, याद है, क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो जो H2SO4 डाला वो इधर रिएक्ट कर गया K2Cr2O7 से। यही H2SO4 इस क्लोराइड के संपर्क में भी आएगा। तो ये आपका स्टेप सेकंड हो जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या हुआ है कि जो H2SO4 है वो NaCl से रिएक्ट कर गया है। अब ये NaCl से रिएक्ट करके क्या क्या बनाएगा, तो भाई एक तो बनेगा यहाँ पर HCl और दूसरा बन जाएगा NaHSO4। तो NaHSO4 बन गया और क्या बन गया, HCl। बाकी हिस्सा आप चाहो तो H2O से बैलेंस करते रहो। हालांकि ज़रूरत पड़ेगी नहीं H2O से बैलेंस करने की, मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी, पड़े तो बैलेंस कर दो, ये बनेगा। अब ये जो HCl बना है, ध्यान देना, ये जो क्या बना HCl बना है वो CrO3 से रिएक्ट करता है। ये स्टेप 3 में है भाई। स्टेप फर्स्ट में CrO3 बन गया, स्टेप सेकंड में HCl बन गया। ये दोनों अब आपस में रिएक्ट करते हैं। तो CrO3 और HCl ये आपस में रिएक्ट करके CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड बनाते हैं। ये होता है बेटा क्रोमाइल क्लोराइड। और साथ में क्या बनेगा, H2O, ठीक है। और क्रोमाइल क्लोराइड की ही दरअसल वो नारंगी लाल रंग की वेपर थी, वाष्प थी। वो नारंगी लाल रंग की जो वाष्प आपको दिखाई दे रही थी वो इसकी थी, क्रोमाइल क्लोराइड की। अब ये आते हैं स्टेप 4 पे। NaOH में आपको याद है ना, इस नारंगी लाल रंग की वाष्प को CrO2Cl2 को हमने NaOH के जलीय विलयन में डाल दिया था। ये वेपर थी, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया था। भाई एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ डालने से हुआ क्या, सोडियम क्रोमेट बन गया। और इतना तो याद होगा कि सोडियम क्रोमेट जो होता है वो येलो कलर का होता है, तो सोडियम क्रोमेट बनेगा। और बचा क्या, Cl Na सोडियम के साथ NaCl के फॉर्म में दिखाई देगा और रिमेनिंग पोर्शन आप H2O के फॉर्म में देख लें। ये कंप्लीट रिएक्शन है।
तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन येलो कलर का हुआ है वो सोडियम क्रोमेट के निर्माण के कारण हुआ है। ये कंप्लीट डिटेक्शन टेस्ट है किसका? क्लोराइड आयन का। कुछ क्लोराइड ऐसे हैं जो ये डिटेक्शन टेस्ट नहीं देते, वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, नोट लगाकर याद कर लें। सिल्वर, मरकरी, टिन और लेड, इनके क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण नहीं देते। इनके क्लोराइड क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण नहीं देते, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर K2Cr2O7 की कहानी ख़त्म होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बातचीत कर ली जाए। चलिए अब K2Cr2O7 के भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करें। नारंगी लाल रंग का ठोस है, मेल्टिंग पॉइंट 398 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंडे जल में उतना नहीं घुलता, मॉडरेट सॉल्युबल है, लेकिन गर्म जल में विलेय है, अच्छी तरह से घुल जाता है। आयतन मिति परीक्षण में यूज करते ही हैं, नो डाउट ये ऑक्सीकारक है, अच्छा खासा ऑक्सीकारक है, और प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाता है, याद है ना। सोडियम डाइक्रोमेट सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाता है। क्रोम एलम के निर्माण में इसको यूज कर सकते हैं। फोटोग्राफी में CrOH होल थ्राइस जो K2Cr2O7 से ही बनाते हैं, उसका उपयोग अच्छा खासा है। क्रोम एलम लेदर की टैनिंग में काम में आता है। जानवरों की खाल जो होती है, हाइड्स जो होते हैं, उनसे लेदर बनाने की एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसे आप टैनिंग कहते हैं। उस टैनिंग में इसका यूज होता है क्रोम एलम का। स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करता है लेदर को, है ना। अब कैसे बनता है क्रोम एलम? तो SO2 से रिएक्शन करा दो K2Cr2O7 की, याद है ना। SO2 किस में कन्वर्ट होता है? H2SO4 में। ये देखो ना, इसको अगर आप क्रिस्टलाइज करोगे, इससे क्रिस्टल बनाओगे तो किसके बनेंगे? K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये क्रिस्टल बनेंगे ना। और ये क्रिस्टल ही दरअसल किसके हैं? क्रोम एलम के हैं। क्रोम फिटकरी, एलम बोले तो फिटकरी, ये है क्रोम एलम। और क्रोम एलम कहाँ काम में आता है? लेदर की टैनिंग में काम में आता है, लेदर इंडस्ट्री में काम में आता है। और यहाँ पर K2Cr2O7 हमारा फिनिश होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।